जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टारगेट रीट 2021 के लिए क्लास 6 to 8 के लिए सोशल स्टडीज़ के पेपर की हम डिस्कशन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे। और उसी के साथ ये सी टेट और यूपी टेट जैसे स्टेट टेट के एग्जाम्स के भी महत्वपूर्ण हैं। इससे संबंधित और भी वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 31 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ है। सीमित प्रभाव की बात कर रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा दाल, क्योंकि जो मोटे अनाज थे यानी गेहूं, चावल, मक्का या मकई, इन पर हरित क्रांति का भरपूर प्रभाव हुआ, अच्छा प्रभाव था, लेकिन दाल पर बहुत ही सीमित प्रभाव था। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। यहाँ पे सूची मिलान करने की बात कर रहा है। अगर हम सूची के लिए देखते हैं, पूछा जा रहा है आपसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम। अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो असम में देखिए भोगाली बिहू हो जाता है, और अगर हम बात करेंगे भोगाली बिहू तो देखिए यहाँ पर क्या कूट बनेगा, तो यहाँ पर कूट बनेगा आपका, तमिलनाडु में होता है पोंगल, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा डोल पूर्णिमा, केरल में हो जाएगा ओणम और असम में हो जाएगा भोगाली बिहू। तो ये थे आपके सूची मिलान करने के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं 33 प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। तो ये आर्टिकल पूछ रहा है, आर्टिकल हो जाएगा 350, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत मातृभाषा का जो है कि वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। कौन सा वर्ण, अर्थात जो रंग पूछ रहा है वो कौन सा होता है जो सबसे कम विचलित होता है। 34 का हो जाएगा सी, लाल कलर जो है कि सबसे कम विचलित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पास में बंधी हुई थी। तो यहाँ पर राज्य पूछ रहा है। 35 का सही जवाब हो जाएगा सी, जालौर। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में जाहर पीर किसको माना जाता है। जाहर पीर की बात हो रही है तो गोगा जी को माना जाता है। किसको माना जाता है, गोगा जी को। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं 38। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी को माना जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था। यहाँ पूछा जा रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। और इनकी जो सेना थी उसको लाल कुर्ती सेना भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1930, जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। यहाँ पर उन्होंने रावी नदी के तट पर शपथ ली थी कि हम 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है, अर्थात राजस्थान के एकीकरण के लिए। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के लिए किया था एकीकरण, और इनको लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं 42 प्रश्न को। क्या कह रहा है 42 प्रश्न, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर दिखता है। गलत, केवल दिन के समय की बात नहीं। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर से होता है, यह भी गलत हो जाएगा। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में, अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। यानी जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही होती है अपने अक्ष पे, उतने ही समय में चंद्रमा भी घूम रहा होता है। इसीलिए हमें चंद्रमा की सदैव एक ही सतह देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है अपने अक्ष पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी
उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध में जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, या पहले बढ़ता है और फिर घटता जाता है? सही जवाब हो जाएगा समान रहता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये हमारी एक देशांतर, दूसरी देशांतर, तीसरी देशांतर, चौथी देशांतर, और पूर्वी गोलार्ध की बात करेंगे तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया। आप चाहे ईस्ट की तरफ जाइए या फिर वेस्ट की तरफ जाइए, इनके जो बीच की दूरी होती है वो समान रहती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 45 प्रश्न। पृथ्वी दिन कहलाता है, पृथ्वी दिन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया जो समय होता है, अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया जो समय होता है वही पृथ्वी दिन कहलाता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कितना समय होता है? तो ये होता है 24 घंटे का समय, यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है। और जबकि पृथ्वी जो है कि सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो लगभग 365 दिन, अर्थात 365 दिन 6 घंटे में जो है कि चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है आपका 45 के बाद 46 प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन की मस्जिद किस स्थान पर है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहा है, उनकी मस्जिद किस स्थान पर है? तो सही जवाब हो जाएगा जालौर में। कहाँ पे? जालौर में। अगले प्रश्न को देखते हैं 47। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है। पोताश्रय मतलब ये बंदरगाह जो होते हैं वो, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक पोताश्रय के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित होते हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अत्यधिक अधिक दंतुरित है, या अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। तो 47 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। रीका का मुख्यालय कहाँ है? किसका? रीका का मुख्यालय जयपुर में है। सही जवाब जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सी जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ पश्चिमी घाट पर भी उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, और हिमालय के पूर्वी भाग में भी। जैसे अगर आप हिमालय का कुछ विस्तार इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर वाला जोन होगा और यहाँ पे आपका असम अरुणाचल प्रदेश का जोन होगा। तो इस एरिए में क्या होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। और अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये पश्चिमी घाट, यहाँ पे अरब सागर होता है, यहाँ पर भी आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे, और साथ ही साथ अंडमान निकोबार जो ये द्वीप है यहाँ पर भी आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। क्यों बहती हैं? ऐसा क्यों होता है? तो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। आर्द्र मतलब हो गया थोड़ी नमी युक्त होती है, और जो कि स्थल से समुद्र की ओर। जब भारत से ये वापस जाती हैं इस तरीके से हवाएं, तो इस तरीके से जब ये वापस आती हैं इस तरीके से हवाएं बहते हुए, तो ये स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अर्थात सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से मिलती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अमेजन वर्षावन से नामते हैं। किस नाम से जानते हैं? अमेजन वर्षावन। लगभग पृथ्वी पर 20% जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है वो अमेजन वर्षावन से होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, या अमेजन नदी बेसिन? तो सही जवाब हो जाएगा डी, अमेजन नदी बेसिन, जो कि कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। नील नदी भी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। अमेजन नदी जो है वो अमेजन नदी आपकी साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका में होगी। और नील नदी आपकी अफ्रीका में आती है। गंगा नदी आपकी एशिया में आती है, अर्थात भारत में। और मिसिसिपी नदी की बात करेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका में आती है। तो मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियाँ हैं जो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी बनती हैं, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। अमेजन नदी बेसिन साउथ अमेरिका में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मलोका क्या है? मलोका क्या है? तो एक प्रकार का ये घर है। मलोका क्या है? एक प्रकार का घर है। अगले प्रश्न को देखें। संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना
या कराना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो इसी को हम कहते हैं संसाधनों का मैनेजमेंट करना, यानी कि प्रबंधन करना, जिससे आगे भविष्य की पीढ़ी को भी उचित मात्रा में संसाधन भी मिल सकें और उसका पूरी तरीके से उपयोग हो सके। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, रक्षक मेखला। रक्षक मेखला किसकी एक विधि है? तो ये मृदा श्रृंखला की होती है, यानी कि मृदा संरक्षण। मिट्टी को बचाने के लिए हम रक्षक मेखला नाम की एक विधि का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं 56 पर। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीवी लाल जी ने कराया था। किसने कराया था? बीवी लाल जी ने कराया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कालीबंगा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, ऋग वैदिक काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो ऋग वैदिक काल की बात हो रही है, न कि उत्तर वैदिक काल। तो इस समय अग्नि, इंद्र और सोम, इन तीनों की बहुत ही व्याख्या की गई है, इसीलिए ऋग्वेद में सोम, इंद्र और अग्नि का जिक्र बार बार किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम 58 को देखते हैं, राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहाँ मिलते हैं? डेगाना, सिंघाना, दरीबा या सोनू? तो 58 का हो जाएगा ए ऑप्शन, डेगाना में टंगस्टन के भंडार मिलते हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि टंगस्टन का हम यूज बल्ब में करते हैं या हीटर में करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 59 पे, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव, मेहरगढ़, बुर्जहोम या भीमबेटका? 59 का हो जाएगा ए इनाम गांव। और ये कहाँ पर था? महाराष्ट्र में था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। भीमबेटका की अगर हम बात करेंगे तो ये एमपी में जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर प्राचीन भारत की सबसे पहले चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं, जहाँ भित्ति चित्रकला है जो हमारे पाषाणकालीन चित्रकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था? इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ 60 का हो जाएगा बी 31 मार्च 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 31 मार्च 1958। और ये नहर किस नदी पर है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये आपकी चंबल नदी पर है। किस पर है? चंबल नदी पर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या हो जाता है? क्या इसकी बिक्री बढ़ जाती है, या बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, या उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, या उपभोक्ता को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न मिलती है। जब हम इसकी ब्रांडिंग करते हैं तो बिक्री नहीं बढ़ेगी, बिक्री तो बात की चीज़ है, पहले हम इसकी ब्रांडिंग करते हैं तो पता चलता है कि ये इस कंपनी से अलग है। जैसे हम बात करें कि हम बजाज का कोई चीज़ ले लें, या हेवेल्स का ले लें, या सैमसंग माइक्रोमैक्स का लेते हैं, तो कंपनी की ब्रांडिंग से पता चलता है कि इसकी क्वालिटी दूसरे से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? अब यहाँ पर क्या होता है कि ये संविधान नहीं होगा, यहाँ पे संविधान है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि बी आर अम्बेडकर साहब ने किसको कहा था, तो बी आर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की अंतरात्मा और हृदय कहा था। लेकिन यहाँ पर साधारण तरीके से बस भारतीय संविधान का पूछ रहा है, भारतीय संविधान का, तो यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना को हम मानेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? किसका? गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा झालावाड़ में। अगले प्रश्न को देखते हैं, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, या पुलिस तहकीकात के आधार पर? तो सिंपल सा प्रश्न है ये, सबूतों के आधार पर ही कोई भी जज या कोई भी न्यायाधीश निर्णय करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, विज्ञान से ये प्रश्न है, ध्वनि की चाल है 920, 760, 680 या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 760 मील प्रति घंटा है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मार्टिन लूथर द्वारा किया गया था। क्योंकि कैथोलिक धर्म जो यूरोपीय समुदाय में था, कैथोलिक धर्म के विरोध में ही प्रोटेस्टेंट धर्म को मार्टिन लूथर ने प्रारंभ किया था 13वीं शताब्दी के आसपास। अगले प्रश्न को देखते हैं,
श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? हैदर अली को, टीपू सुल्तान को, शाह आलम द्वितीय को या मीर कासिम को? सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम में जो है कि अंग्रेजों के द्वारा परास्त किया गया था और यहीं पर जो है कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध था, आखिरी युद्ध था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं 68। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं क्यों रुक जाती है? ऐसा क्यों होता है कि गेंद लुढ़कते लुढ़कते फिर जाके एक जगह पर रुक जाती है? तो घर्षण बल के कारण वो रुक जाती है। क्या होता है? घर्षण बल के कारण गेंद रुक जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आनुवंशिकता के नियम यानी जेनेटिक्स के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने, मेंडल ने, लैमार्क ने या रॉबर्ट हुक ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मेंडल ने। और इन्होंने मटर के पौधे पर जो है कि इसका अध्ययन किया था, वहीं से आनुवंशिकता के नियम को दिया था कि आनुवंशिकता के अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण जाते हैं या ट्रांसफर होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिसंबर 1984, ये 1948 नहीं होगा, ये यहाँ पे 1984 है, में भोपाल में निम्न में से किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? बी ऑप्शन से हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। और यहीं पे 1986 में चेरनोबिल आपका एक जगह है जो रसिया के बगल में मिलता है, मतलब रसिया के बगल में ये पार्ट है यह देश का। चेरनोबिल क्या होता है? चेरनोबिल। तो इसको भी पूछा जाता है कि चेरनोबिल घटनाक्रम क्या होता है। 1986 में यहाँ पर भी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो चेरनोबिल घटनाक्रम या भोपाल त्रासदी, ये दोनों ही आपसे पूछते हैं। तो भोपाल त्रासदी 84, चेरनोबिल 86 में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 रुपए के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 71 का हो जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पे 2 रुपए की ही बात नहीं है, 2 रुपए से आगे जितने भी रुपए होते हैं सबको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन केवल 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव यानी उनका सिग्नेचर होता है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में सहयोग दिया था? जवान हिंदवी को बढ़ावा देकर, खानकाह की स्थापना करके, साहित्यिक समन्वय स्थापित करके या ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करके? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जवान हिंदवी को बढ़ावा देकर, यानी उन्होंने हिंदी, उर्दू इन सबको आगे मिलकर बढ़ाया था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 73 है हमारा अगला प्रश्न है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चीनी से संबंधित पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कानपुर। और कानपुर में दाल अनुसंधान केंद्र भी है। दलहनी फसल का जो दाल होती है खाने वाली, उसका अनुसंधान केंद्र भी कानपुर में है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्याज का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो रूपांतरित तना होता है। देखिए वो तने के रूप में रूपांतरित होता है जिसको हम खाते हैं, क्योंकि जड़ तो उसके नीचे होती है जो बाल होते हैं, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है प्याज, वो एक तरीके से तना होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 74 के बाद हम 75 को देखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय अगर हम बात करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा डी, रोम। और रोम कहाँ पे है या रोम कहाँ की राजधानी है? तो ये भी बताइए जो है कि रोम जो है कि इटली में होता है। कहाँ पर है? इटली में। अगले प्रश्न को देखते हैं 76 में। बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? बेलूर जो कि साउथ इंडिया का पार्ट है, यह स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। और इनके जो शिष्य थे विवेकानंद जी ने जो है कि कब क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, 1897 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? बंगाल का विभाजन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या भारत छोड़ो आंदोलन? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। अगर असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1920 में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और बंगाल विभाजन तो आपका 1905 में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं 78।
निम्नलिखित में से कौन सा खेल अमेरिका में अपेक्षाकृत सबसे कम लोकप्रिय है अमेरिका में? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्रिकेट, क्योंकि अमेरिका जहां टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स सभी में आगे है वहां क्रिकेट में सबसे पीछे है। दूसरी भाषा में कहें कि क्रिकेट की वहां पे कोई टीम नहीं, इसका मतलब वहां के लोगों को इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अकबरनामा, अकबरनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी, चाणक्य, अबुल फजल या फैजी? सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, अबुल फजल ने अकबरनामा को 3 भागों में लिखा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे चाणक्य, तो चाणक्य को जो है कि या कौटिल्य इन्हीं को कहा था, इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है जो पूरी तरीके से राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है, जिससे मौर्य काल के समाज के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अभी मैंने बताया था अगस्त 1942 में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर हम इसकी डेट बात करेंगे तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था शुरू। अगले प्रश्न को देखते हैं। सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? सितारा देवी कथक से संबंधित हैं, 81 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? रामचरितमानस वाल्मीकि जी के द्वारा, सहनामा फिरदौसी के द्वारा, कामायनी फिरदौसी के द्वारा या आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कामायनी। कामायनी फिरदौसी के द्वारा नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि हिंदी के साहित्यकार हैं। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा सी, देहरादून। कहाँ पर? देहरादून, अर्थात यूके, उत्तराखंड। अगले प्रश्न को देखते हैं। 84, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है जो इसको मजबूती प्रदान करता है? तो क्रोमियम और निकेल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। 85 प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन पूछ रहा है? वह लोकसभा को भंग कर सकता है, वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति है, वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है, इसलिए वो राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं होगा? सी वाला कथन सही नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ ये कुद्रेमुख होगा जो कर्नाटक में है। कुद्रेमुख की खान में से निम्नलिखित में से हमें क्या मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, लौह अयस्क। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? सुब्रमण्यम भारती की बात करेंगे तो किस भाषा के लेखक हैं? बी ऑप्शन, तमिल भाषा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता चलता है? पेड़ की आयु, पेड़ को कितना पानी मिलता था, उपयुक्त दोनों बातें या कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 88 का ए। पेड़ की आयु का पता लगाने के लिए जो उसमें रिंग होती है, जब काटते हैं कुछ इस तरीके से होती है रिंग। आप देखेंगे जब कोई भी पेड़ काटेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको पेड़ का फलक देखने को मिलेगा, जिससे पता चलता है कि पेड़ कितना पुराना है। इन रिंगों को गिना जाता है एक तरीके से, जो मशीन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपका 89 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है ये? चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? आवाज़ तथा कंपन सुनाई पड़ती है, आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है, कंपन सुनाई पड़ती है, आवाज़ सुनाई देती है, कंपन सुनाई नहीं पड़ता, या आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ती है? तो 89 का हो जाएगा डी, आवाज़ में जो कंपन होती है वो चीज़ हमें सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत ही कम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये मकराना, मकराना पूछ रहा है किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? मकराना क्या है? राजस्थान में है, एक स्थान है जहां पर हमें क्या प्राप्त होता है राजस्थान से? तो डी ऑप्शन सही है। मकराना का जो टाइल्स होता है, जो संगमरमर होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ही अच्छा और शाइनिंग के साथ मजबूत होता है। तो ये थे आपके टॉप 60 MCQs जो 31 से 90 तक हमने सॉल्व किया है, और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।